आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग इकोनॉमिक्स की प्रैक्टिस सेट करते हैं और इसमें अलग अलग परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखते हैं। वहीं हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलती है, जहाँ पे आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट सिंपल सटीक साधारण भाषा में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। तो दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं, अर्थात यहाँ पे थियोरी की क्लास होती है। थियोरी पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस तो यूट्यूब पे करा ही देता हूँ, लेकिन अगर आपकी थियोरी ठीक तरीके से कंप्लीट नहीं है या अगर जो आपने इकोनॉमिक्स को सिस्टमेटिक वे से नहीं पढ़ा है, तो बहुत प्रकार की कंफ्यूजन आपके दिमाग में विद्यमान होते हैं। तो आपके इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जा रहे हैं और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट अर्थात थियोरी पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है। अगर जो आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है। इसके अतिरिक्त आपको यहाँ पे कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स भी उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि आप एक तरफ थियरी को पढ़ते रहिए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। नोट्स मेरी खुद की हैंड राइटिंग के द्वारा तैयार किया हुआ नोट्स है। एक बार अगर जो आप ठीक तरीके से नोट्स को पढ़ लेते हैं या एक बार नोट्स को आप परचेज कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पे कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये कंप्लेन होती है कि सर इकोनॉमिक्स के नोट्स मिलते नहीं है, या मिल भी जाते हैं तो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है। आप टेस्ट दीजिए, देखिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, उन गलतियों में सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर से डायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपकी करवाई जा रही है। मतलब सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ईमानदारी से इन सभी कंटेंट को ठीक तरीके से एप्लीकेशन पे फॉलो करिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। निश्चित तौर पे कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। अगर जो बात करें एडमिशन की, तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको यहाँ पे कोर्स मिल रहा है। अगर जो इट मीन्स की अगर जो आप एक बार कोर्स को परचेज करते हैं तो वर्तमान परीक्षा में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ अगर जो कोई नई वैकेंसी आती है और उसके लिए भी पढ़ना चाहेंगे तो आपको ऑटोमेटिक बैच में ऐड कर दिया जाएगा। आपको अलग से फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से डायरेक्ट कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के सभी बैच आपको मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड, बीपीएससी, टीआरई, बिहार में सेट और बेट के लिए आपको बैच मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में वर्ग 1, वर्ग 2, मध्य प्रदेश में सेट, उत्तराखंड में लेक्चरर, यूजीसी नेट, छत्तीसगढ़ में सेट, झारखंड में टीजीटी, झारखंड में पीजीटी, DSSB, अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एनबीएस, केवीएस और अलग अलग परीक्षाओं के बैच आपको मिल जाएंगे। और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारे कंटेंट कराए जा रहे हैं। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं यथाशीघ्र एडमिशन ले सकते हैं। आप ईमानदारी से अगर जो सभी कंटेंट को एप्लीकेशन पे फॉलो करते हैं, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ और आज के सेशन का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। लेकिन एक बात मैं और बता दूं कि आज जो हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से एक एक पेपर को सॉल्व करते हैं। ये हो सकता है कि वो पेपर उत्तर प्रदेश का हो सकता हो बिहार का हो, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, एक एक पेपर को रोज हम लोग सॉल्व करते हैं। उसी क्रम में आज हम लोग एक पेपर को सॉल्व करने वाले हैं और ये टीजीटी 2009 का प्रश्न पत्र है। टीजीटी 2009 में जो प्रश्न पत्र पूछा गया था
उसी के संपूर्ण प्रश्न पत्रों को आज हम लोग हल करने वाले हैं। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? गुड इवनिंग एवरीबॉडी। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत किसने दिया था? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है भाई? तो देखिए, न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत लेवेंस्टीन ने दिया था। किसने दिया था? लेवेंस्टीन साहब ने। ये सिद्धांत क्या बताता है? ये सिद्धांत ये बताता है कि जब किसी अल्प विकसित देशों में जब किसी अल्प विकसित देश में जनसंख्या बढ़ता है, अल्प विकसित देश में जनसंख्या बढ़ता है, तो जनसंख्या बढ़ने के कारण उस देश में प्रति व्यक्ति आय में कमी आ उस देश के प्रति व्यक्ति आय में कमी आ जाती है। उस देश के प्रति व्यक्ति आय में कमी आ जाती है, और प्रति व्यक्ति आय इतना कम हो जाता है कि वो जीवन निर्वाह के बराबर हो जाता है। जीवन निर्वाह का मतलब क्या होता है? जीवन निर्वाह का मतलब ये होता है कि जो लोग हैं उस देश में, जो लोग हैं, जीवन निर्वाह के बराबर हो जाता है। और जीवन निर्वाह का मतलब ये होता है कि उस देश में जो लोग हैं वो केवल और केवल इतना ही पैसा उन लोगों के पास है कि वो रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत किसने दिया था? लेवेंस्टीन ने दिया था। इस सिद्धांत में उन्होंने क्या बताया था कि जब अल्प विकसित देशों में जनसंख्या बढ़ती है, तो जनसंख्या बढ़ने के कारण प्रति व्यक्ति आय कम होती है, और प्रति व्यक्ति आय कम होकर के वो जीवन निर्वाह के बराबर हो जाती है। अर्थात उस देश में लोग केवल इतना ही पैसा प्राप्त कर पाते हैं कि वो रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर पाए। तो ऐसी स्थिति में उस देश में जो निवेश होता है वो कम हो जाता है, और जब निवेश कम हो जाता है तो अर्थव्यवस्था गरीबी के कुचक्र में फंस जाती है। निवेश कम हो जाता है तो अर्थव्यवस्था क्या होती है? गरीबी के कुचक्र में फंस जाती है, और जब अर्थव्यवस्था गरीबी के कुचक्र में फंस जाती है तो यही लेवेंस्टीन साहब कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में न्यूनतम मात्रा में निवेश की जरूरत होती है, ताकि जब न्यूनतम मात्रा में निवेश बढ़ाया जाएगा तो एक तरफ मांग बढ़ेगा और दूसरी तरफ पूर्ति बढ़ेगा, और मांग व पूर्ति जब दोनों सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा तो देश में उत्पादन बढ़ेगा, और देश में उत्पादन बढ़ेगा तो देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो देश आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न कि सामान्यतः तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापन की दर कैसी होती है? अगर जो आपने तटस्थता वक्र को पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा, तटस्थता वक्र को आपने पढ़ा होगा तो तटस्थता वक्र कुछ इसी तरीके का तो होता है ना। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई बताइए? चलिए, ठीक है, तो देखिए, तटस्थता वक्र क्या बताता है कि जैसे आप दो वस्तुओं के संयोग को प्रदर्शित करते हैं, और अगर किसी एक वस्तु की मात्रा को आपको बढ़ाना है तो दूसरी वस्तु की मात्रा को आपको घटाना होगा, और आप उसी समान संतुष्टि के स्तर पे बने रहेंगे। यही तो होता है ना, यही तो हम लोग तटस्थता वक्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो देखिए, सामान्यतः तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापन की जो दर होती है वो घटता हुआ होता है। क्यों सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटता हुआ होता है? इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को बढ़ाते चले जाते हैं, उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होने लगती है, और जब उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होती है तो हम उस वस्तु की मांग को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको भूख लगी है, तो जो पहले नंबर की रोटी आपके पास आएगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी, लेकिन जो दूसरे नंबर की रोटी आएगी वो कम महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि पहली रोटी आपने खा करके अपने भूख को थोड़ा बहुत मिटा दिया है, अर्थात थोड़ा बहुत आपको संतुष्टि मिल गई है। इसी तरीके से दूसरे नंबर की रोटी और कम महत्वपूर्ण होगी, तीसरे नंबर की जो रोटी आएगी वो और कम महत्वपूर्ण होगी, और इसी तरीके से एक समय ऐसा आएगा कि जब आपकी भूख मिट चुकी होगी, तो आप रोटी की मांग को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सामान्यतः तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापन दर कैसा होता है? घटता हुआ होता है। सो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, एक ही मांग वक्र पर चलन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक ही मांग वक्र पर चलन को हम लोग क्या बोलते हैं? चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दिया करिए। एक ही मांग वक्र पर चलन को हम लोग क्या बोलते हैं?
क्या उत्तर आ रहा है भाई? ठीक है, ठीक है। तो देखिए, जब किसी वस्तु की मूल्य में कमी या वृद्धि के कारण उसके मांग में कमी या वृद्धि होती है तो उसे ही मांग का विस्तार या मांग का संकुचन कहते हैं। ठीक है, तो मांग का विस्तार या मांग के संकुचन का मतलब क्या होता है? तो जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी या वृद्धि आती है तो वस्तु की मांग कम या ज्यादा हो सकती है और इसी को हम लोग मांग का विस्तार या संकुचन कहते हैं। जैसे हम आपसे ये कहें, आसान भाषा में हम आपसे ये कहें कि आपको यहाँ पे दो बातें समझनी होंगी कि एक मांग का विस्तार क्या होता है। तो मांग का विस्तार का मतलब क्या होता है और मांग के संकुचन का मतलब क्या होता है। तो मांग के विस्तार का मतलब ये होता है कि वस्तुओं की कीमतों में कमी आ गई, वस्तु की कीमत में कमी आ गई और अब आप उसी आय से ज्यादा वस्तुओं को परचेज कर पा रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ये मांग का विस्तार हो गया। और मांग में संकुचन का मतलब क्या होता है? मांग का संकुचन का मतलब क्या होता है? मांग का संकुचन का मतलब ये होता है कि वस्तु की कीमतों में वृद्धि हो गई और आप उसी आय से, चूंकि वस्तु की कीमतों में वृद्धि हो गई तो आप उसी आय से कम वस्तुओं को खरीद पा रहे हैं, तो उसे कहा जाएगा मांग में संकुचन। तो याद रखिएगा कि एक ही मांग वक्र पर चलन को हम लोग क्या बोलते हैं? मांग में विस्तार या मांग में संकुचन। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, चार बातें मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं कि मांग में विस्तार क्या होता है, मांग में संकुचन क्या होता है, मांग में वृद्धि क्या होती है, मांग में कमी क्या होती है। तो देखिए, मांग में विस्तार का मतलब ये होता है कि वस्तु की कीमत में कमी आ गई और जो आपकी आय जो आपकी आय थी उसी आय से अब आप ज्यादा वस्तुओं को परचेज कर पा रहे हैं, तो उसे मांग का विस्तार कहा जाएगा। और मांग के संकुचन का मतलब क्या होता है? मांग के संकुचन का मतलब ये होता है कि वस्तु की कीमतों में वृद्धि हो गई और आप अब उसी आय से कम वस्तुओं को परचेज कर पा रहे हैं, तो इसे मांग का संकुचन कहा जाएगा। उसी तरीके से हम कहें कि मांग में वृद्धि क्या होगी? मांग में वृद्धि, तो यहाँ पे क्या होता है? मांग में विस्तार और मांग में संकुचन में क्या होता है कि आपकी जो आय होती है वो स्थिर होती है। यहाँ पे क्या होता है? आय स्थिर होता है। लेकिन मांग में वृद्धि की बात करें तो मांग में वृद्धि में क्या होता है कि आपकी आय में वृद्धि होती है, आपकी आय में वृद्धि होती है और कीमतें स्थिर होती हैं। तो आय में वृद्धि होती है और कीमत स्थिर है, तो इससे आप अपने मांग को जब बढ़ाते हैं तो उसे मांग में वृद्धि कहा जाएगा। चौथा क्या होता है? मांग में कमी। मांग में कमी कब आएगी? मांग में कमी तब आएगी जब आपकी आय कम होगी और वस्तु की कीमत स्थिर रहेगी। आपकी जो आय होगी उसमें कमी आएगी और वस्तु की कीमत क्या होती है? स्थिर रहती है, तो इसे मांग में कमी बोलते हैं। तो चार बातें ध्यान में रखिएगा कि मांग में वृद्धि या मांग में कमी क्या होता है। तो मांग में वृद्धि या मांग में कमी जो की बात करें तो इसका संबंध किससे होता है? आय परिवर्तन, आय में परिवर्तन होने के कारण। और अगर जो मांग में विस्तार और मांग में संकुचन की बात करें तो यहाँ पे आय स्थिर होता है लेकिन यहाँ पे कीमत परिवर्तनशील होता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि यदि मांग वक्र y अक्ष के समानांतर होता है तो मांग की कीमत लोच कैसी होगी? खूबसूरत सा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। ठीक है, तो देखिए, मांग y अक्ष के समानांतर होता है तो मांग की कीमत लोच क्या होती है? अभी इसके बारे में आपने अगर जो इकोनॉमिक्स की थियरी को पढ़ा होगा तो बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट बनता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कीमत स्तर होता है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कीमत स्तर होता है और यहाँ पे वस्तु की मांगी गई मात्रा होती है। यहाँ पे वस्तु की मांगी गई मात्रा होती है। तो वस्तु की मांगी गई मात्रा नीचे होती है और इधर क्या होता है? कीमत स्तर होता है। तो जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के बावजूद भी मांगी गई मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा तब मांग की कीमत लोच कैसी होगी? तब मांग की कीमत लोच यहाँ पे क्या होती है? शून्य होती है। अब कैसे शून्य होती है अभी मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि कोई एक वस्तु है, जैसे मान लीजिए नमक है, तो नमक आप क्या कर रहे हैं? नमक आप
1 केजी खरीद रहे हैं, ठीक है, नमक आप अमूमन मान लीजिए कि महीने का 1 केजी नमक आप उपभोग करते हैं, तो 1 केजी नमक आप महीने का उपभोग करते हैं, तो अगर जो नमक की कीमत 30 रुपया पर केजी होगी तो भी आप 1 केजी खरीदेंगे। अगर जो नमक की कीमत 100 रुपया पर केजी होगी तो भी आप 1 ही केजी नमक खरीदेंगे, क्योंकि नमक के बिना तो सब सुन्न होगा, क्योंकि बिना नमक की सब्जी कैसे बनेगी। और नमक अगर जो यहाँ पे 500 रुपया पर केजी हो जाए तो भी आप 1 केजी ही नमक खरीदेंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने के कारण मांगी गई मात्रा पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि यदि मांग पत्र एक्स अक्ष के समानांतर होती है तो मांग की कीमत लोच क्या होगी? शून्य होगी, क्योंकि वस्तुओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तन से मांग पर कोई असर नहीं पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इस प्रश्न का उत्तर करिए। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अभी तक जो लोग भी लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि अगर आप ठीक तरीके से थियरी नहीं पढ़ते हैं तो बहुत प्रकार की कंफ्यूजन विद्यमान होते हैं, और कहीं ना कहीं अगर आपने अच्छे से थियरी नहीं पढ़ी है तो सभी प्रकार के प्रश्नों को ठीक तरीके से सॉल्व करने में बहुत प्रकार की कठिनाइयाँ सॉल्व होती हैं, तो आपकी इस कठिनाइयाँ होती हैं। तो आपके इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे कंप्लीट आपको थियरी पढ़ाई जा रही है। इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जा रहे हैं, अलग अलग बैचेज में कंप्लीट आपको थियरी पढ़ाई जा रही है, कंप्लीट आपको नोट्स दिए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और करंट सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये। सो ईमानदारी से एप्लीकेशन पे सारे कंटेंट को फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पर प्रैक्टिस करते रहिए। मैं आपको इतना कंटेंट दूंगा यार कि अगर जो मेहनत करेंगे तो कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट वहां से कोर्स को परचेज कर सकते हैं, और इकोनॉमिक्स के सभी कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा कैसा होता है? अब ये बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला एक प्रश्न होता है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा भी जाएगा। तो प्रतिस्थापन प्रभाव एक स्थिति होती है। ये कौन सी स्थिति होती है? तो प्रतिस्थापन प्रभाव वह स्थिति है जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि या कमी से वस्तु का उपभोग कम या ज्यादा हो जाए। प्रतिस्थापन प्रभाव क्या बताता है कि जब किसी वस्तु की कीमतों में कमी या वृद्धि होती है तो इससे उपभोग में भी कमी और वृद्धि देखने को मिलता है, ठीक है। और उपभोक्ता की संतुष्टि पर प्रभाव न पड़े तो ये हमेशा धनात्मक होता है। अगर जो उपभोक्ता की संतुष्टि पे कोई असर नहीं पड़ता है तो ये धनात्मक होता है, लेकिन प्रतिस्थापन प्रभाव का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। लेकिन प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा और हमेशा ही धनात्मक होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो याद रखिएगा कि प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा धनात्मक होता है, लेकिन प्रतिस्थापन प्रभाव का जो चिन्ह होता है वो ऋणात्मक होता है। सो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। और प्रतिस्थापन प्रभाव हमें ये बताता है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि या कमी से उपभोग में कमी या वृद्धि हो जाए। जैसे मान लीजिए कि अगर जो किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, अगर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, तो कीमत में वृद्धि होती है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि आप अपने मांग को कम करेंगे। अर्थात जब कीमत बढ़ती है तो मांग में कमी आती है, अर्थात मांग में कमी आती है, इसका मतलब क्या होगा कि आप अपने उपभोग को कम करेंगे, आप अपने उपभोग को कम करेंगे। और दूसरी बात ये भी ठीक हो जाएगी कि जब वस्तु की कीमत में कमी आती है तो आप अपने उपभोग को अर्थात मांग को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। यही बात प्रतिस्थापन प्रभाव बताता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक होगा। तो याद रखिएगा प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा धनात्मक होता है, लेकिन इसे प्रतिस्थापन प्रभाव का जो चिन्ह होता है वो ऋणात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला कि उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु वहां होगा जहां कीमत रेखा। क्या उत्तर होगा भाई? क्या उत्तर होगा? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं क्या बोल रहे हैं, ठीक है, कि उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु वहां होगा जहां कीमत रेखा। क्या उत्तर आ रहा है? तो अब अगर जो आपने थियरी पढ़ा है, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है,
तो आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ रहे होंगे कि उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु वहां होगा जहां कीमत रेखा क्या होगी। तो एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कहाँ पे होता है? एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में वहां पे होता है जहां कीमत रेखा उसे क्या करती है? स्पर्श करती है, और इसी स्थिति में उपभोक्ता सर्वोत्तम अवस्था में होता है, अर्थात संतुलन की स्थिति में विद्यमान होता है। अब अगर जो आपने थियरी पढ़ा होगा तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। एक सेकंड, ठीक है, ठीक है, एक सेकंड, ठीक। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि उदासीन वक्र को स्पर्श करती है। तो उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु वहां होगा जहां कीमत रेखा उदासीन वक्र को स्पर्श करती है। अगला प्रश्न, घटिया वस्तु के लिए मांग की लोच कैसी होती है? चलिए, ठीक है, क्या क्या हुआ? कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई कंफ्यूजन है क्या? अच्छा ठीक है, मैं इस प्रश्न को कल दोबारा करवा दूंगा, कल पहले ही क्वेश्चन में करवाऊंगा उसको, ठीक है, परेशान ना होइए, कल पहले ही क्वेश्चन में उसको करवाऊंगा उस प्रश्न को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कि घटिया वस्तुओं के लिए मांग की लोच कैसी होती है? तो घटिया वस्तु आ गया, मतलब आपको गिफिन वस्तु याद आनी चाहिए। तो गिफिन वस्तु क्या होती है? गिफिन वस्तुएं ऐसी निम्न श्रेणी की वस्तु होती है जहाँ पे बाजार का नियम लागू नहीं होता है। जैसे बाजार का नियम हमें क्या बताता है? वो ये बताता है कि अगर जो आपकी आय में वृद्धि हो रही है तो वस्तुओं की आप मांग को बढ़ाएंगे, लेकिन गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। गिफिन वस्तुएं ऐसी निम्न श्रेणी की वस्तुएं होती हैं कि जब आपकी आय में वृद्धि होती है तो आप मांग को बढ़ाते नहीं है, वस्तुओं की मांग को बढ़ाते नहीं है, वस्तुओं की मांग को कम कर लेते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे देखा जा सकता है बाजरा या केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल अर्थात मिट्टी का तेल। जैसे आपने देखा होगा आज से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले घरों में जब रसोई पकाया जाता था तो स्टोव का इस्तेमाल होता था, और स्टोव में क्या लगता था? केरोसिन ऑयल अर्थात मिट्टी का तेल, ठीक है। और मिट्टी के, लेकिन क्या हुआ कि जब हमारी अर्थव्यवस्था का धीरे 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 विकास हुआ तो लोगों की इनकम में वृद्धि हुई, लोगों की आय में वृद्धि हुई, और जब लोगों की आय में वृद्धि हो गई तो लोगों ने मिट्टी का तेल अर्थात केरोसिन ऑयल की मांग को कम कर दिया और उसके जगह पे उन्होंने रसोई गैस की मांग को बढ़ा दिया। तो ऐसी स्थिति में घटिया वस्तु के लिए मांग की आय लोच कैसी होती है? तो ये होती है ऋणात्मक, ठीक है। ये कैसी होती है? ये होती है ऋणात्मक। तो याद रखिएगा कि गिफिन वस्तुएं ऐसी निम्न श्रेणी की वस्तुएं होती हैं जब किसी उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता अपने मांग को नहीं बढ़ाता है बल्कि अपने मांग को कम कर लेता है। सो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, तरलता जाल वह स्थिति है जिसमें तरलता अधिमान वक्र, तरलता जाल की अवधारणा किसने दिया था? किन्स ने दिया था। क्या बोले थे? बोले थे कि मुद्रा की मांग कितने कारणों से होती है? थोड़ा कम, सभी लोग कमेंट करके बताइए क्या उत्तर आ रहा है। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दिया करो यार, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं। तस्नीम खान जी, अतुल यादव जी, नौसाद अली जी, सर्वेश कुमार जी, ज्योति चौरसिया जी, नैना यादव जी, ठीक है, प्रियांशु जी, सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। तो क्या उत्तर आ रहा है? तो तरलता जाल की अवधारणा किसने दिया था? किन्स ने दिया था। क्या बताया था? उन्होंने ये बताया था, आसान भाषा में अगर जो आपको समझना हो तो उन्होंने ये बताया था कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी, तो जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी तो इस कारण से ब्याज दर में कमी आएगी। ब्याज दर में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। लेकिन ब्याज दर कभी भी शून्य, और ब्याज दर कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं होता है। ब्याज दर कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं होता है। तो ये क्या होगा? एक्स अक्ष के समानांतर होता है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा कि तरलता जाल की अवधारणा किसने दिया था? किन्स ने दिया था। क्या बोला था? बोला ये था कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो ब्याज दर में कमी आएगी, लेकिन ब्याज दर कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? अब जाहिर सी बात है,
जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो भैया सबके पास पैसा आएगा। सबके पास पैसा आएगा तो जब आपके पास पैसा रहेगा तो आप ऋण क्यों लेंगे? आप ऋण नहीं लेंगे, अर्थात ऋण की मांग कम हो जाएगी अर्थव्यवस्था में। और जब ऋण की मांग कम हो गई तो ब्याज की दर कम होगी, ब्याज की दर में कमी आएगी। लेकिन ब्याज की दर कभी शून्य नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप बैंक में पैसा जमा करने जाएंगे और आप 1 लाख रुपए जमा करेंगे और कहेंगे कि ठीक है 2 साल बाद आप हमें 1 लाख रुपए ही दे दीजिएगा। या आप ये नहीं कहेंगे कि हम 1 लाख रुपए आपके पास जमा कर रहे हैं, 2 साल बाद आप हमें 80,000 रुपए दे दीजिएगा। ऐसा बिल्कुल आप नहीं करेंगे। तो यही बात किन्स बोलते हैं कि मुद्रा की पूर्ति में अगर जो वृद्धि होती है तो ब्याज दर में कमी आती है, लेकिन ब्याज की दर कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकती है। सो ऑप्शन नंबर 1। अगला, वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत क्या बताता है भाई? वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत क्या बताता है? क्या उत्तर आ रहा है? वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत क्या बताता है? चलिए, ऑप्शन नंबर तो वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत ये बताता है कि जो उत्पादन के साधन होते हैं ना, जो उत्पादन के साधन होते हैं, उत्पादन के साधन अपनी सीमांत उत्पादकता के बराबर पारितोषिक प्राप्त करते हैं। ठीक है, अपनी सीमांत उत्पादकता के बराबर पारितोषिक प्राप्त करते हैं। और इसकी बात किसने की थी? इसकी बात जेबी क्लार्क ने किया था। तो याद रखिएगा कि वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत किसने दिया था? जेबी क्लार्क ने दिया था। क्या बोला था? कि जो उत्पादन के साधन होते हैं वो अपनी सीमांत उत्पादकता के बराबर पारितोषिक प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला, कि जिस बाजार में एक ही विक्रेता और बहुत सारे क्रेता होते हैं उस बाजार की स्थिति को क्या बोलते हैं? जैसे बाजार की एक ऐसी स्थिति जहाँ पे अकेला विक्रेता होता है, किसी वस्तु को बेचने वाला अकेला होता है और बहुत सारे क्रेता होते हैं, खरीदने वाले बहुत सारे होते हैं लेकिन बेचने वाला केवल एक ही होता है। तो इस प्रकार की बाजार स्थिति को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, इजी सी बात है। एकाधिकार बाजार क्या होता है? एकाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे विक्रेता एक होता है और खरीदने वाले बहुत सारे होते हैं। जैसे कि हम बात करें रेलवे की, तो रेलवे में आप देखते हैं ना कि ट्रेन की टिकट खरीदने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन ट्रेन की टिकट की बिक्री कौन करता है? रेलवे करता है। और यहीं पे एकाधिकार बाजार में ही कीमत विभेदीकरण भी देखने को मिलता है। कीमत विभेदीकरण क्या बताता है? कीमत विभेदीकरण ये बताता है कि एक ही उत्पादन लागत की वस्तु को अलग अलग बाजार पे अलग अलग मूल्यों पर बेचना ही कीमत विभेदीकरण कहलाता है। जैसे रेलवे का उदाहरण मैंने आपको दिया, तो अगर जो आपने कभी ट्रेन में यात्रा किया होगा तो आपने देखा होगा कि एक तरफ जनरल का टिकट मिलता है, तो जनरल का टिकट सबसे कम दाम में मिल जाता है। उसके बाद स्लीपर होता है, स्लीपर की जो टिकट की प्राइस होती है वो जनरल से थोड़ा सा ज्यादा होती है। और जो एयर कंडीशन होता है, जो एसी होता है, इसके टिकट का जो मूल्य होता है वो सबसे ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेन सबको एक जगह से दूसरे जगह एक ही समय में ले जाएगी, लेकिन सुविधाओं के आधार पे इनसे अलग अलग कीमत वसूल किया जा रहा है और इसे ही कीमत विभेदीकरण कहा जाता है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि किसी फर्म का लाभ अधिकतम होने की शर्त क्या है? किसी फर्म का लाभ अधिकतम होने की शर्त क्या है भाई? किसी फर्म का लाभ अधिकतम होने की शर्त क्या है? एक फर्म का लाभ कब अधिकतम होगा? इजी सी बात है, बहुत बार बताया हूं, MC इज इक्वल टू एम आर। MC इज इक्वल टू एम आर बच्चों वाला प्रश्न है कि नहीं है? इसीलिए मैं बोलता हूँ थियरी की क्लास आप लोग जरूर करते रहिए। तो किसी फर्म में जहाँ पे सीमांत लागत तथा सीमांत आय आपस में बराबर होगा, वहीं पे फर्म क्या होगा? अधिकतम लाभ की स्थिति में विद्यमान होगी, अर्थात सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुल उपयोगिता अधिकतम होगी जब। कुल उपयोगिता, अब यहाँ पे आपको याद आना चाहिए, किसकी याद आनी चाहिए? किसकी याद आनी चाहिए? गोसेन के प्रथम नियम का
या गोसेन का प्रथम नियम आपको याद आना चाहिए, गोसेन का प्रथम नियम आपको याद आना चाहिए, या आपको सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम याद आना चाहिए, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम याद आना चाहिए, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या बताता है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को बढ़ाते चले जाते हैं, उससे मिलने वाली उपयोगिता क्या होने लगती है, कम होने लगती है। ठीक है, जैसे जैसे हम किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को बढ़ाते चले जाते हैं, वैसे वैसे उस वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता कम होने लगती है, और जहाँ पे कुल उपयोगिता अधिकतम होती है वहाँ पे सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। जैसे कि हम आपसे ये कहें कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या बताता है, तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम ये बताता है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को बढ़ाते चले जाते हैं, उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या होने लगती है, घटने लगती है। और जब आपकी कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। जैसे हम आपसे बात करें कि अगर जो आपको खूब तेज भूख लगी है, खूब तेज भूख लगी है, तो जो पहले नंबर की रोटी आपके सामने आएगी वो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, लेकिन जब दूसरे नंबर की रोटी आपके पास आएगी तो वो कम महत्वपूर्ण हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक रोटी का उपभोग करके आपने थोड़ी सी संतुष्टि को प्राप्त कर लिया है। फिर दूसरे नंबर की रोटी आएगी तो वो आपके लिए थोड़ी कम महत्वपूर्ण होगी। तो उसी तरीके से जब तीसरे नंबर की रोटी आपके सामने आएगी तो वो और कम महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आपने 2 रोटी का उपभोग ऑलरेडी कर लिया, आपकी भूख थोड़ी बहुत मिट चुकी है। इसी तरीके से एक समय ऐसा आएगा कि 4-5 रोटी का उपभोग जब आप कर लेंगे तो कहेंगे कि नहीं भैया, अब हमारी संतुष्टि अधिकतम हो गई है, अब हमको भूख नहीं है। ठीक है, अब हमारी संतुष्टि अधिकतम हो गई है, हमें भूख नहीं है, अर्थात सीमांत उपयोगिता आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप इसकी मांग को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, या इसकी मांग को आप खत्म कर देंगे। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला, नाइट का लाभ सिद्धांत लाभ को क्या बताता है भाई, क्या उत्तर आ रहा है? और रोज क्लास शाम को 7 बजे से होती है ना, रोज क्लासेस शाम को 7 बजे से होती है। क्या उत्तर आ रहा है? नाइट का लाभ सिद्धांत लाभ को बताता है। तो नाइट साहब ने क्या बोला, नाइट साहब ने क्या बोला, नाइट साहब ने ये कहा था कि जब कोई एक उत्पादक होता है, अर्थात जब कोई एक उद्यमी होता है और वो वस्तु का उत्पादन करने जाता है, तो ये वो सोचता है कि भविष्य में चल करके हमें नुकसान भी हो सकता है और लाभ भी मिल सकता है। अर्थात मान लीजिए कि आप ही किसी वस्तु का उत्पादन करने जा रहे हैं, तो आप किसी वस्तु का उत्पादन करने जा रहे हैं, उसमें 1 लाख रुपए, आप मान लीजिए कि 1 लाख रुपए उस वस्तु की उत्पादन लागत। तो एक बार आपके दिमाग में आएगा ना कि पता नहीं हम 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट तो कर दें, भविष्य में हमें लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद एक उद्यमी अनसर्टेन होता है कि भविष्य में हमें लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसके बावजूद भी वो वस्तुओं का उत्पादन करता है और जब मार्केट में बेच करके वो लाभ कमाता है, तो वो इसी अनिश्चितता के प्रतिफल के रूप में वो पुरस्कार कमाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा कि नाइट का लाभ सिद्धांत लाभ को अनिश्चितता उठाने का प्रतिफल मानता है। अर्थात एक उद्यमी जब किसी वस्तु का उत्पादन करने जाता है तो वो अनसर्टेन होता है कि भविष्य में उसे लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है, बट इन स्पाइट ऑफ इसके बावजूद भी वो क्या करता है, वस्तुओं का उत्पादन करता है और इसी अनिश्चितता के प्रतिफल के रूप में वो क्या करता है, लाभ की प्राप्ति करता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, कि पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में एक फर्म की साम्य की स्थिति क्या होती है। अब आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है, क्रेता और विक्रेता सबको बाजार का ज्ञान होता है, मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर कीमतों का निर्धारण उद्योग के द्वारा होता है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्में कीमत को स्वीकार करने वाली होती हैं। किसी एक फर्म के द्वारा कीमत पर कोई भी असर नहीं पड़ सकता है, क्योंकि मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर कीमतों का निर्धारण उद्योग के द्वारा होता है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत श्रमिकों को मजदूरी उनके सीमांत उत्पादकता के बराबर मिलती है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में घूमनी चाहिए, नहीं घूम रही है तो थोड़ा थियरी पढ़िए, थोड़ा थियरी पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने किया था
कि AC इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू AR। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सही कथन क्या है, इसमें से सही कथन आपको बताना है, सही कथन आपको बताना है। क्या उत्तर आएगा भाई? सही कथन, इसमें से सही कथन आपको बताना है। क्या उत्तर आ रहा है? तो अब देखिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी प्रश्न है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सब बी बोल रहे हैं, सब बी बोल रहे हैं, बी के अलावा कोई नहीं है। ठीक है, ठीक। तो हस्तांतरण कीमत क्या होती है, इस बात को भी आप समझ लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म है कि हस्तांतरण कीमत क्या होती है। तो हस्तांतरण कीमत उसे कहते हैं जो किसी साधन को किसी उद्योग में जाने से रोक सके। ठीक है, हस्तांतरण कीमत उसे कहते हैं जो किसी साधन को किसी उद्योग में जाने से रोक सके, अर्थात वह न्यूनतम राशि जिससे एक उद्यमी उसी उद्योग में बना रह सके। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं कि हस्तांतरण भुगतान का अर्थ न्यूनतम पूर्ति कीमत से है, तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि हस्तांतरण कीमत उसे कहते हैं जो किसी साधन को किसी अन्य उद्योग में जाने से रोके, अर्थात वह न्यूनतम राशि जिससे वह उसी उद्योग में बना रहे। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला कि व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? बच्चों वाला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। लाइक शेयर किया करिए। अभी सिंह जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, नैना यादव जी, नीलम कुमारी जी, प्रियांशु जी, जितेंद्र जी, सर्वेश जी, ठीक है, अतुल यादव जी, कुमारी जानवी जी, दीपक शर्मा जी, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, क्या उत्तर आएगा? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी। और कोई? बी कोई बोल रहा है? नहीं बोल रहा है, ठीक बोल रहा है। तो व्यापारिक बैंक द्वारा साख का नियंत्रण कौन करता है? तो साख पे नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है भैया? साख पे नियंत्रण कौन करता है? क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं। बच्चों वाला प्रश्न, फिर गलती। ठीक है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, तो साख का सृजन करने का कार्य कौन करता है? साख का सृजन करने का कार्य व्यापारिक बैंकें करती हैं, और साख पे नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? आरबीआई, केंद्रीय बैंक करता है। कितने तरीके से करता है? एक परिणात्मक होता है और दूसरा क्या होता है? चयनात्मक होता है। परिणात्मक के अंतर्गत क्या आता है? परिणात्मक के अंतर्गत बैंक दर आता है, रेपो रेट आता है, रिवर्स रेपो रेट आता है, नगद आरक्षित अनुपात आता है, वैधानिक तरलता अनुपात आता है। और चयनात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत क्या आता है? साख निर्धारण, मार्जिन, मापदंड, नैतिक दबाव। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला बच्चों वाला प्रश्न है कि केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ये जितने भी नाम बदल करके पढ़ने आ रहे हैं सब, अब किसी का नाम लिया नहीं जाएगा। ये जानबूझ के ऐसा नाम रख देते हैं कि सर जी ये नाम बार बार लेंगे। ये किसी में कोई है शेर सिंह है कि जानबूझ के अपना नाम बदलते हैं कि सर जी नाम लेंगे तो थोड़ा सा अलग होगा। तो जितने नाम बदल के हमारे पुराने छात्र आ रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि हम आपको नहीं पहचानते हैं। आपके लिखावट से मैं बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ कि आप कब क्या कैसे क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आप बहुत दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना। तो नाम बदलने वालों सावधान रहो। क्या उत्तर आ रहा है? क्या उत्तर है कि केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? बच्चों वाला प्रश्न है भाई। दो तीन बातें आपको यहाँ पे याद आनी चाहिए, क्योंकि केंद्रीय बैंक आ गया तो देखिए आपको याद आना चाहिए आरबीआई एक्ट कब आया था, आरबीआई अधिनियम कब आया था?
तो आरबीआई एक्ट आपका आया था 1934 में। इसी के तहत आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई की स्थापना इसी के तहत हुई थी। कब हुई थी? 1935 में, 1935 में। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हो गया था वो कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो वो हुआ था 1949 में। ठीक है, ये 3 डेटें आपको याद रखनी है। क्या उत्तर आ रहा है? क्या उत्तर आ रहा है? क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, सॉरी, जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा कि केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? बी बोल, बी कैसे होगा भाई? बी क्यों बोल रहे हैं? सी होगा ना, साख पे नियंत्रण। आरबीआई का सबसे जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो होता है साख पे नियंत्रण। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि खुले बाजार की क्रियाएं निम्नलिखित में से किस नीति का अंग है? अब देखिए, आरबीआई खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। आरबीआई ही तो करता है ना प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय। ठीक है, तो प्रतिभूति ये क्यों करता है आरबीआई? क्योंकि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बहुत ज्यादा न हो। क्योंकि अगर जो मुद्रा की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो मुद्रास्फीति की स्थिति विद्यमान हो जाएगी, और अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी तो अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति विद्यमान हो जाएगी। तो इसीलिए खुले बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कौन करता है? आरबीआई करता है। और प्रतिभूतियों का अगर जो वो विक्रय करता है, प्रतिभूतियों का वो अगर जो विक्रय करता है, तो इससे क्या होगा कि वो जब प्रतिभूति को बेचेगा तो जाहिर सी बात है कि प्रतिभूतियां जो क्रय करेगा वो मुद्रा किसको देगा? आरबीआई को देगा। तो जब प्रतिभूतियों का विक्रय होता है तो इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में क्या आती है? कमी आती है। और अगर जो प्रतिभूतियों का क्रय होगा, अगर जो प्रतिभूति का क्रय होगा तो इससे अर्थव्यवस्था में क्या होगा? मुद्रा की पूर्ति में क्या हो जाएगी? वृद्धि होगी, क्योंकि आरबीआई जब प्रतिभूतियों को क्रय करेगा तो मुद्रा रिलीज करेगा और ये मुद्रा अर्थव्यवस्था में जाएगा। तो क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी यहाँ पे बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, साख नीति का। तो आरबीआई खुले बाजार के अंतर्गत प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है ताकि अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा मुद्रा की पूर्ति ना बढ़ जाए और ना ही अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा मुद्रा की पूर्ति घट जाए, क्योंकि बढ़ेगा तो मुद्रास्फीति आ जाएगी, मुद्रा की पूर्ति कम होगी तो अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाएगी, और दोनों ही स्थिति किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं होती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अवसर लागत का प्रयोग किसने किया था? बच्चों वाला प्रश्न है भाई। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अवसर लागत का प्रयोग किसने किया था? तो क्या उत्तर आ रहा है? जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं। और कोई? सब भी बोल रहे हैं। बच्चों वाला प्रश्न है भाई। हैवरलर साहब ने किसकी बात की थी? अवसर लागत की बात की थी, जिसमें इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि मान लीजिए कि अगर जो आप किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं और उस वस्तु में आपको पर्याप्त लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप उसी टेक्नोलॉजी से क्या करिए कि किसी ऐसी वस्तु का उत्पादन कर दीजिए जिसकी अर्थव्यवस्था में मांग हो। जैसे कि आपने कोविड के समय में देखा कि जब सारे शॉपिंग मॉल बंद हो गए तो कपड़े की बिक्री जो है वो कम हो गई, कोई कपड़ा खरीदने शॉपिंग मॉल में जाता ही नहीं था। तो जो कपड़ा बनाने वाली कंपनी थी उन्होंने क्या प्रारंभ कर दिया? उन्होंने कपड़ा की जगह पे मास्क बनाना प्रारंभ कर दिया, और मास्क बना करके उन्होंने क्या किया कि करोड़ों का बिजनेस किया। इट मीन्स कि उस समय कोविड के समय में कपड़े की डिमांड कम हो गई थी, तो कपड़े का उत्पादन उन्होंने कम कर दिया, और उसी से संबंध उनके पास चूंकि टेक्नोलॉजी थी तो उसी टेक्नोलॉजी से उन्होंने मास्क का उत्पादन करके करोड़ों रुपए का व्यापार कर लिया। सो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न है कि मार्शल के अनुसार व्यापार की शर्त का निर्धारण वहां होगा जहां दो देशों के प्रस्तावक एक दूसरे को क्या करते हैं? क्या उत्तर होगा? और दोस्तों, आप लोगों की इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद की मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलते हैं, और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट सिंपल, सटीक और साधारण भाषा में
करवाए जा रहे हैं। इसकी लाइव क्लास होती है, अगर आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है। साथ ही साथ आपको कंप्लीट यहाँ पे इकोनॉमिक्स के नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ थियरी पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए, देखिए गलती कहाँ हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं, और करंट की भी क्लासेस आपकी करवाई जा रही है। मतलब सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। ईमानदारी से आप सारे कंटेंट को एप्लीकेशन पे फॉलो करिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। एक बार अगर जो आप ठीक तरीके से एप्लीकेशन पे इन सारे कंटेंट को फॉलो करते हैं, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रश्न कहाँ से बनेगा भाई। हम लोग इतने सारे क्लासेस को देखते हैं, इतने सारे कंटेंट को देखते हैं कि कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। बशर्ते अगर जो आप मेहनत करते हैं तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग इतनी सारी क्लासेस को करते हैं, इतने सारे कॉन्सेप्ट को करते हैं कि वहाँ से इकोनॉमिक्स के कोई भी टॉपिक बचेंगे नहीं, बशर्ते आप मेहनत करिए। तो एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ केवल और केवल 2000 रुपये है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स को नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं किसी भी इंक्वायरी के लिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई, क्या उत्तर आ रहा है कि मार्शल के अनुसार अब व्यापार की शर्तों का, हाँ क्या बोल रहे हैं, ठीक है ठीक है। तो अगर जो, हाँ तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं कि मार्शल के अनुसार व्यापार की शर्तों का निर्धारण वहां होगा जहां दो देशों के प्रस्ताव पत्र एक दूसरे को काटते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इसके लिए आपको थियरी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं है तब तक इस प्रकार की प्रश्नों को सॉल्व करने में बहुत प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न रहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार दो देशों के बीच व्यापार का कारण क्या है। अब बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत कौन सा है। जैसे डेविड रिकार्डो का जो है वो प्रतिष्ठित सिद्धांत है, वो आधुनिक सिद्धांत नहीं। चलिए क्या उत्तर आ रहा है। और देखिए किसी को कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कॉल जरूर कर लिया करिए, क्योंकि कभी कभी आप लोग मैसेज करते हैं और एट द सेम टाइम बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है तो मैं मैसेज नहीं पढ़ पाता हूँ। तो कभी कभी, हालांकि मैं मैक्सिमम मैसेज का रिप्लाई करता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं पढ़ पाता हूँ, तो कॉल जरूर कर लिया करिए। और ये नंबर आप लोगों के लिए ही दिया गया है, किसी को कोई भी दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल जरूर कर लिया करिए, है ना। ये नंबर आप लोगों के लिए ही दिया गया है। क्या उत्तर आ रहा है भाई, क्या उत्तर आ रहा है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बी बोल रहे हैं, कुछ लोग ए भी बोल रहे हैं, और कोई भाई, ठीक। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि साधन संपन्नता में भिन्नता, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है, हेक्स्टर ओहलिन का सिद्धांत, हेक्स्टर ओहलिन, हेक्स्टर ओहलिन के सिद्धांत को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत। और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत को किसने दिया था, हेक्स्टर ओहलिन ने दिया था। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि दो देश जो हैं वो साधन संपन्नता में भिन्नता के कारण आपस में व्यापार करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक देश भारत है और दूसरा देश अमेरिका है, ठीक है, एक देश भारत है और दूसरा देश अमेरिका है। तो भारत चूंकि विकासशील देश है, तो भारत विकासशील देश है तो यहाँ पे श्रम की मात्रा ज्यादा होगी, तो भारत में क्या होगा, भारत में श्रम की मात्रा ज्यादा होगी और पूंजी की मात्रा कम होगी। भारत में श्रम ज्यादा होगा और पूंजी की मात्रा कम होगी। तो भारत को क्या करना चाहिए कि भारत को श्रम प्रधान वस्तुओं का उत्पादन करके और अमेरिका को निर्यात करना चाहिए, ठीक है। और वहीं अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में भी श्रम है और अमेरिका में भी पूंजी है, लेकिन अमेरिका चूंकि विकसित देश है तो अमेरिका में श्रम कम है लेकिन पूंजी ज्यादा है। तो अमेरिका को क्या करना चाहिए, अमेरिका को पूंजी प्रधान वस्तुओं का उत्पादन करके भारत को निर्यात करना चाहिए। लेकिन जब लियोनटिफ साहब आते हैं तो इनका खंडन कर देते हैं। लियोनटिफ साहब कहते हैं कि भैया जो आपने कहा था वो तो बात अमेरिका की अर्थव्यवस्था में ठीक हो ही नहीं रहा है, क्योंकि अमेरिका
पूंजी प्रधान देश है तो अमेरिका को तो पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करके निर्यात करना चाहिए। लेकिन जब लियोनतिफ साहब ने इसका परीक्षण किया तो उन्होंने ये पाया कि अमेरिका श्रम प्रधान वस्तुओं का उत्पादन करके निर्यात कर रहा है और पूंजी प्रधान वस्तुओं का आयात कर रहा है, तो उसे ही लियोनतिफ पैराडॉक्स या लियोनतिफ विरोधाभास कहा गया। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला कि भुगतान संतुलन लेखा दृढ़ प्रणाली की दृष्टि से कैसा होता है भाई? चलिए अब देखिए, अब भुगतान संतुलन किसे हम बोलते हैं, कोई बताएगा? ठीक है, भुगतान संतुलन का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो देखिए भुगतान संतुलन क्या होता है, तो किसी एक वित्तीय वर्ष में या किसी एक निश्चित समय में एक देश का विश्व के अन्य देशों के साथ समस्त लेन देन का जो लेखा जोखा होता है उसी को ही हम लोग भुगतान संतुलन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए भारत है, तो भारत एक वर्ष में मान लीजिए 2025 में भारत क्या कर रहा है, चीन से लेन देन कर रहा है, भारत मान लीजिए अमेरिका से लेन देन कर रहा है, भारत मान लीजिए कि रूस से लेन देन कर रहा है, भारत मान लीजिए कि कनाडा से लेन देन कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भुगतान संतुलन का मतलब क्या होता है, तो किसी एक वित्तीय वर्ष या किसी निश्चित समय में किसी एक देश का विश्व के अन्य सभी देशों के साथ लेन देन का जो लेखा जोखा होता है उसी को ही हम लोग भुगतान संतुलन बोलते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं कि ये सदैव संतुलित होता है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, थोड़ा सा इसे एडजस्ट करना होगा। सभी लोग यार वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दीजिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। खूबसूरत सा प्रश्न है कि दो देश ए तथा बी के मध्य समान मात्रा में पूंजी और श्रम से एक्स तथा वाई वस्तु का उत्पादन निम्न प्रकार से हो रहा है। देश ए जो है वो एक्स वस्तु की 5 इकाई, वाई 2 इकाई और देश बी जो है वो एक्स वस्तु की 1 इकाई और वाई जो है उसकी 1 इकाई को प्राप्त कर रहा है। तो ये देश उत्पादन में किस प्रकार विशिष्टीकरण प्राप्त करेंगे तथा व्यापार करेंगे, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। अब ये कहाँ से प्रश्न बना हुआ है, जिस देश में जो संसाधन प्रचुर मात्रा में विद्यमान होंगे वही संसाधनों का प्रयोग करके वो देश क्या करेगा, उत्पादन करेगा। अब प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। दो देश हैं ए और बी, दोनों के पास समान मात्रा में पूंजी भी है और श्रम भी है तथा दोनों एक्स व वाई वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, दोनों एक्स और वाई वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं। चलिए चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, तो देश ए जो है वो 5, हाँ एक सेकेंड, दो क्या बोल रहा है कि दो देश ए और बी है, समान मात्रा में पूंजी और श्रम से वस्तु एक्स तथा वाई का उत्पादन निम्न प्रकार से होता है। तो देश ए जो है वो 5 एक्स के 5 वस्तु का उत्पादन कर रहा है और वाई के 2 वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, और जो देश बी है वो एक्स के 1 वस्तु का उत्पादन कर रहा है और वाई के 1 वस्तु का उत्पादन कर रहा है। तो ये देश उत्पादन में किस प्रकार विशिष्टीकरण हासिल करेंगे, बेसिकली आपको यही बताना है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं कि देश जो ए है एक्स वस्तु तथा देश बी वाई वस्तु के उत्पादन में क्या करेंगे, विशिष्टीकरण प्राप्त करेंगे, क्योंकि इनके पास क्या है, देश ए के पास एक्स प्रचुर मात्रा में है और देश बी के पास वाई वस्तु प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश कैसा होता है। ये बच्चों वाला प्रश्न है कि नहीं है, छोटा सा बच्चा भी बताएगा, इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो छोटा सा बच्चा भी बताएगा इस प्रश्न को अगर जो उसने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा। चलिए भाई बताइए क्या उत्तर आ रहा है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए,
व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए सी बोलेंगे तो जितने लोग भी सी बोलेंगे ठीक बोलेंगे कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। जैसे आप जो विकसित देश हैं उनको देखेंगे तो विकसित देश के राष्ट्रीय आय में जो तृतीय क्षेत्र है, जैसे प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि होता है, उत्खनन होता है, वन होता है, मतलब प्रकृति से संबंधित चीजें होती है, और द्वितीय क्षेत्र में उद्योग, और तृतीय क्षेत्र में क्या होता है, सेवा होता है। तो जो विकसित देश होते हैं ना, उनकी राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा जो योगदान होता है वो किसका होता है, वो सेवा क्षेत्र का होता है, और सबसे कम योगदान प्राथमिक क्षेत्र का होता है। और जो अल्प विकसित देश होते हैं उन राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा योगदान प्राइमरी सेक्टर का होता है और सबसे कम योगदान तृतीय सेक्टर का होता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय सरकार का कर नहीं है, और ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए, परीक्षाएं हर जगह आने वाली है ना। देखिए आप इतना इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं कि चाहे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बना दिया जाए, कुछ भी बना दिया जाए, तो भाई अगर जो माइंड कंसंट्रेट करके आप सारी बातों को समझ रहे हैं तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करके एग्जामिनेशन में एक दो प्रश्न, ज्यादा तो नहीं, एक दो प्रश्न अगर जो इधर उधर से आ भी जाएंगे तो उसे मेहनत कर, अगर जो आप मेहनत से पढ़ रहे हैं तो उसको भी सही कर सकते हैं, है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चों, देखिए एक छोटी सी मैं बात बता रहा हूँ कि 80% स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना जो क्वेश्चन पेपर को जब पढ़ते हैं तो ऊपर की लाइन को ऐसे पढ़ते हैं कि जैसे हमने कभी इस प्रश्न को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, अगर जो पढ़ा है तभी हम इसका उत्तर कर पाएंगे, नहीं पढ़े हैं तो नहीं कर पाएंगे। और कई बार ऐसा होता है कि उस प्रश्न को कई बार आप पढ़े होते हैं लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आपको लगता है कि हमने तो इसको पढ़ा ही नहीं, तो वहां पे आप गलती कर देते हैं। तो सिलेक्शन उसी को मिलेगा, सफलता उसी को मिलेगा जो बढ़िया से सभी प्रश्न को ठीक तरीके से पढ़ेगा, धैर्य दे करके, जो एग्जाम के दिन तक मेहनत करेगा और जो कंसंट्रेट होकर के प्रश्न को पढ़ेगा। ये तीन बातें अपना लीजिए, सफलता से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और ये तीनों बातें बहुत मुश्किल है, ये बात कहना बहुत आसान है कि कंसंट्रेट होकर के पढ़िए, धैर्य बना करके क्वेश्चन को पढ़िए, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन मेरे शब्दों को याद रखिएगा, एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा और आराम से इन सारी बातों को समझते हुए अपने पेपर को सॉल्व करिएगा, निश्चित तौर पे सफलता जरूर मिलेगी। क्या उत्तर आ रहा है भाई, क्या उत्तर आ रहा है, क्या उत्तर आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय सरकार का कर नहीं है। तो अब केंद्र सरकार का कौन सा कर नहीं है, तो आपको पता होगा कि राज्य सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। अब आप कमेंट करके बताने चाहिए, एक दूसरे से बात करने के बजाय आप कमेंट करके बताइए कि राज्य सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो वो है बिक्री कर, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, बिक्री कर। उसके बाद राज्य सरकार की आय का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत क्या है, मनोरंजन कर। मनोरंजन कर, मनोरंजन कर क्या होता है, जैसे आप सिनेमा देखने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, थिएटर में पिक्चर देखने गए, कभी गए होंगे तो जानते होंगे, टिकट खरीदा होगा, आपने टिकट खरीदा होगा, तो टिकट खरीदे होंगे तो उस पर आपने टैक्स दिया। आप कभी सर्कस देखने गए होंगे तो सर्कस भी देखने जाते हैं तो वहाँ पे भी टिकट खरीदते हैं तो उस पर भी आप टैक्स देते हैं। उसके बाद भू राजस्व कर, भू राजस्व कर, ये भी राज्य सरकार की ही, ये भी राज्य सरकार के द्वारा ही वसूला जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, भूमि राजस्व, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय सरकार के कर का कर नहीं है, तो भू राजस्व कर ये राज्य सरकार का कर होता है। अगला, प्रशुल्क क्या होता है भाई, प्रशुल्क क्या होता है, सभी लोग कमेंट करके बताइए, प्रशुल्क का मतलब क्या होता है, प्रशुल्क क्या होता है, बच्चों वाला प्रश्न है। प्रशुल्क क्या होता है, क्या उत्तर आ रहा है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, और रोज क्लास आप लोगों की होती है, रोज क्लास आप लोगों की होती है, समय से ज्वाइन कर लिया करिए।
इजी इजी सी बात है, बच्चों वाली बात है। यह एक कर होता है। जब कोई देश, सॉरी, जब किसी वस्तु का आयात या निर्यात होता है तो सरकार उस पे कर लगाती है और उसी कर को प्रशुल्क कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि चीन से वस्तुएं भारत में आ रही हैं, चीन से वस्तुएं भारत में आ रही हैं, तो जब चीन की सीमा से भारत की सीमा में वस्तु एंट्री करेगी तो उस पर सरकार के द्वारा जो कर लगाया जाएगा उसे ही प्रशुल्क बोलते हैं। तो आयातित और निर्यातित वस्तुओं पे जो कर लगाया जाता है उसे ही प्रशुल्क कहा जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि यह एक कर होता है। अगला, कर अपवंचन का अर्थ क्या होता है? बच्चों वाली बात है, कर अपवंचन क्या होता है? ठीक है, ठीक। तो कर अपवंचन क्या होता है भाई? सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। कर अपवंचन क्या होता है? तो कर अपवंचन का मतलब ये होता है कि गैर कानूनी तरीके से कर भुगतान न करने का प्रयास करना। ठीक है, तो अगर आपके पास पैसा आ रहा है और उस पैसे पे आप सरकार को टैक्स नहीं दे रहे तो इसे ही कहा जाएगा कर अपवंचन। ठीक है, कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है और पैसा आ रहा है, उस पैसे को आप छुपा ले रहे हैं, उस पैसे पे आप सरकार को टैक्स नहीं दे रहे, तो इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? कर का अपवंचन बोलेंगे। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं कि गैर कानूनी तरीके से कर भुगतान न करने का प्रयास करना, सो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल देंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे होगा। अगला प्रश्न, कि कर भार वितरण में सर्वाधिक समानता निम्नलिखित में से किससे संभव है? अच्छा सा प्रश्न है भाई, क्या उत्तर आ रहा है? और जो लोग भी एप्लीकेशन से कोर्स परचेज कर रहे हैं, आप कोर्स परचेज करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पे जरूर सेंड कर दीजिएगा ताकि आपको बैच में ऐड करा दिया जाएगा। ठीक है, कई बच्चे डायरेक्ट कोर्स परचेज कर लेते हैं और उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पे नहीं सेंड करते हैं। जब आप स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे फिर आपको एक अन्य बैच में भी ऐड कराया जाएगा और उसी बैच में आपको एक क्रम से सारे लेक्चर, वहाँ पे नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर, करंट, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दिखेंगी। तो जब भी आप एडमिशन लीजिए आप उसका स्क्रीनशॉट जरूर इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दिया करिए। चलिए, क्या उत्तर होगा भाई? बी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, और कोई? तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, प्रगतिशील कर। प्रगतिशील कर क्या होता है? तो प्रगतिशील कर, बी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। प्रगतिशील कर में क्या होता है कि जितनी तेजी से आपकी इनकम में वृद्धि होती है ना, उसी अनुपात में आपकी कर की दर भी बढ़ती है, कर की दर भी बढ़ती है। अर्थात इससे क्या होगा कि जिसके पास जितना इनकम होगा उसी के अनुसार वो उतना ही टैक्स का भुगतान करेगा। इससे क्या होगा कि सबका जो सीमांत त्याग होगा वो बिल्कुल समान होगा। अनुपातिक कर क्या होता है? तो अनुपातिक कर ऐसी कर प्रणाली होती है जिसमें सभी व्यक्तियों पर समान रूप से कर लगाया जाता है। जैसे अप्रत्यक्ष कर हो गया, तो जैसे आप बिस्किट का पैकेट खरीदने जाते हैं, एक पार्ले जी बिस्किट अगर जो आप खरीदते हैं तो चाहे आप अमीर हैं चाहे आप गरीब हैं, उस पर जितना टैक्स लगता है उतना ही अमीर को भी देना है, उतना ही गरीब को भी देना है, तो एक अनुपात में टैक्स लगता है। प्रतिगामी कर में क्या होता है कि जितनी तेजी से आपकी इनकम में वृद्धि होती है उतनी तेजी से कर की दर आपकी नहीं बढ़ती है, उतनी तेजी से कर की दर आपकी नहीं बढ़ती है। और अधोगामी कर भारत में प्रचलित है। पूछा जाता है कि भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली विद्यमान है? तो अधोगामी कर प्रणाली विद्यमान है। इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में जैसे जैसे आपकी आय में वृद्धि होती है उसी तरीके से कर की दर भी बढ़ती है, लेकिन एक बिंदु पे आ जाने के बाद आय बहुत तेजी से आगे चला जाता है लेकिन कर की दर उस अनुपात में नहीं बढ़ पाती है, तो उसे अधोगामी कर कहा जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि करापात क्या होता है? अब देखिए, बहुत धुरंधर स्टूडेंट करापात और कराघात में अंतर नहीं जानते हैं। क्या अंतर होता है कराघात और करापात में? कराघात और करापात में क्या अंतर होता है बताइए?
क्या उत्तर आ रहा है भाई? ठीक है, चलिए चलिए। तो करापात और कराघात में क्या अंतर होता है? तो जैसे मान लीजिए, देखिए कई सारे लोग गलत कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपकी नौकरी लग गई, आपकी नौकरी लग गई, सरकार आपसे इनकम टैक्स ले रही है। तो जब इनकम टैक्स ले रही है, तो जब सरकार सैलरी आपको दे रही है, तो सरकार आप ही से टैक्स ले लेगी। ठीक है, आपके ऊपर इनकम टैक्स लग रहा है, अर्थात करा वहां पे क्या हो रहा है? करापात हो रहा है, अर्थात जिसके जिसे जिसे आय मिल रही है वही क्या कर रहा है? कर अदा कर रहा है। तो करापात क्या होता है कि अंतिम करदाता पर होता है, इसे टाला नहीं जा सकता है। करापात को हम क्या कर सकते हैं? करापात को हम टाल नहीं सकते हैं। एक सेकेंड। करापात अंतिम करदाता पे होता है। जैसे आप नौकरी कर रहे हैं, तो आपको सैलरी मिल रही है, तो सरकार आपके ऊपर टैक्स लगा रही है, तो भैया आपको ही टैक्स देना है। आप ये नहीं कहेंगे कि हमारे पड़ोसी से ले लीजिए या किसी और से ले लीजिए, ऐसा आप नहीं कर सकते। लेकिन कराघात का मतलब ये होता है कि जिसके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है ना, वो टैक्स को टाल भी सकता है। जैसे हम आपसे एग्जाम्पल के तौर पे ये कहें कि जैसे मान लीजिए कि अमूल दूध की कंपनी है, अमूल अमूल दूध की कंपनी है। अमूल दूध पर भारत सरकार ने टैक्स लगाया, अमूल दूध के ऊपर भारत सरकार ने मान लीजिए कि टैक्स लगा दिया। अब टैक्स लगा दिया तो अमूल दूध की कंपनी ये सोच रहा है कि भैया हमारे तो लाभ में कमी आ जाएगी, तो अमूल दूध की कंपनी दूध की कीमतों में वृद्धि कर रहा है, और जितना टैक्स मान लीजिए कि पर लीटर 2 रुपया, पर लीटर 2 रुपया टैक्स लगाता है सरकार, तो अमूल दूध क्या करेगा कि अपनी जो प्रोडक्ट की कीमत है, दूध की कीमत है, इसमें 2 रुपए की वृद्धि कर देगा। इट मीन्स कि क्या हो गया कि ये क्या हो गया? ये कराघात हुआ। मतलब टैक्स डाला किसके ऊपर गया था? अमूल दूध की कंपनी के ऊपर डाला गया था, लेकिन ये टैक्स अदा कौन कर रहा है? एक उपभोक्ता अदा कर रहा है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला कि छिपी हुई बेरोजगारी से आशय क्या है? क्या उत्तर आ रहा है भाई? चलिए, छिपी हुई बेरोजगारी बच्चों वाला प्रश्न है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे? तो भैया छिपी हुई बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी को हम लोग और क्या क्या बोलते हैं भाई? सभी लोग बताइए। छिपी हुई बेरोजगारी को हम लोग अदृश्य बेरोजगारी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? छुपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं। छिपी हुई बेरोजगारी दे ही दिया। यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता क्या होती है? शून्य होती है। अर्थात कुछ श्रमिक ऐसे होते हैं जिनका उत्पादन में लगे रहने और उत्पादन में ना लगे रहने से उत्पादकता पे कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है राम। राम नाम के एक व्यक्ति हैं। राम के पास 2 एकड़ की भूमि है। राम के पास क्या है? 2 एकड़ की भूमि है। 2 एकड़ की भूमि राम के पास है, और राम अकेला उत्पादन करके 5 क्विंटल गेहूं का उत्पादन कर रहा है। 5 क्विंटल गेहूं का उत्पादन कर रहा है। लेकिन अब राम की शादी होती है, राम के 2 बच्चे भी हो जाते हैं। एक का नाम है मोहन और दूसरे का नाम है रोहन। एक का नाम मोहन और दूसरे का नाम रोहन। मोहन और रोहन ने क्या किया कि पढ़ाई की ही नहीं। मोहन और रोहन ने पढ़ाई की ही नहीं। तो अब मोहन और रोहन को यह लगता है कि अरे भैया हमारे पास 2 एकड़ भूमि है ना, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, अब खेती करेंगे। तो ऐसी स्थिति में मोहन, रोहन और राम, ये तीनों लोग मिल करके 2 एकड़ पे जब उत्पादन करेंगे, तो भी ऐसा नहीं है कि उत्पादकता 5 क्विंटल से बहुत ज्यादा हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि 2 एकड़ भूमि पे 500 लोगों को आप लगा देंगे तो उत्पादकता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उत्पादकता पे कोई असर नहीं पड़ेगा इस रोहन और इस मोहन के लगे होने से। अर्थात इनकी सीमांत उत्पादकता क्या है? शून्य है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि महबूब उल हक ने निम्नलिखित में से किस अवधारणा को विकसित किया? महबूब उल हक ने किस अवधारणा को विकसित किया? चलिए भाई बताइए, किस अवधारणा को विकसित किया भाई महबूब उल हक ने?
बच्चों वाली बात है, बच्चों वाली बात है कि नहीं है? इसमें रुकने की जरूरत क्या है क्या? नहीं है ना? तो मानव विकास सूचकांक, और मानव विकास सूचकांक के 3 घटकों के बारे में इन्होंने बताया था, शिक्षा, स्वास्थ्य व आय। ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य व आय। ठीक है, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि विश्व बैंक सामान्यता देता है। विश्व बैंक क्या देता है भाई? विश्व बैंक सामान्यता क्या देता है बताइए? अभिषेक जी, नौशाद अली जी, सुनीता गुप्ता जी, चलिए सभी लोग कमेंट करके बताइए। सोनी शर्मा जी, अतुल यादव जी, पूजा मिश्रा जी, रतन जायसवाल जी, ब्रजेश कुमार भास्कर जी, पुष्पा शर्मा जी, सुमन कुमारी जी, प्रदीप जी, कृष्णा दुबे जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, सुमन लता जी, बहुत तेजी से सबका उत्तर आ रहा है। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कितने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। और जो लोग भी केवल इकोनॉमिक्स का नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो केवल आपको इकोनॉमिक्स का नोट्स भी मिल जाएगा। और अगर जो आपको बैच, जैसे बहुत सारे लोग का ये कहना होता है सर हमें केवल इकोनॉमिक्स का नोट्स चाहिए, तो इकोनॉमिक्स का कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगा। आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट थियरी की नोट्स मिल जाएगी। मेरी खुद की हैंडराइटिंग के द्वारा लिखा हुआ नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। एक बार नोट्स परचेज कर लेते हैं तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि जिंदगी में दोबारा आपको इधर उधर से इकोनॉमिक्स के नोट्स को परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी या कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। सिंपल सटीक साधारण भाषा में आपको यूनिट वाइज इकोनॉमिक्स की थियरी की सभी नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे, लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। तो जो लोग भी केवल नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ केवल और केवल 499 रुपए में आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से डायरेक्ट आप इकोनॉमिक्स कंप्लीट नोट्स को परचेज कर सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। तो जो लोग भी नोट्स परचेज करना चाहते हैं आप यथाशीघ्र परचेज कर सकते हैं। क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि विश्व बैंक सामान्यता क्या करता है? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, अब सबको याद होना चाहिए। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था। इसी के परिणाम स्वरूप 1945 में 2 संस्थाओं का गठन होता है। एक होता है आईएमएफ अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो भुगतान असंतुलन की समस्या से निपटने के लिए सदस्य देशों को साख प्रोवाइड करता है। आईएमएफ की स्थापना 1945 में होती है, लेकिन आईएमएफ कार्य शुरू करता है 1947 में। वहीं दूसरी तरफ विश्व बैंक की स्थापना भी 1945 में ही होती है, लेकिन विश्व बैंक जो है वो कब कार्य शुरू करता है? 1946 में। इसी कारण से आईएमएफ और विश्व बैंक को जुड़वा संस्थाएं कहा जाता है या जुड़वा बहनें भी कहा जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं कि ये दीर्घकालीन ऋण देता है, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि विश्व बैंक सामान्यतः क्या करता है कि विकासशील या अल्प विकसित देशों को आर्थिक सहायता प्रोवाइड करता है, दीर्घकालीन ऋण देता है ताकि ये देश आर्थिक विकास कर सके। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला, कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी, अभी तो बताया ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप। अगला प्रश्न, तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एक बार थोड़ा याद कर लीजिए कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ब्रेटन वुड्स समझौता के परिणाम स्वरूप 1945 में इसकी स्थापना होती है। 1947 में ये कार्य शुरू करता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्य देशों को भुगतान असंतुलन से निपटने के लिए साख प्रोवाइड करता है। 1970 से पहले आईएमएफ की जो मुद्रा थी वो डॉलर थी, अमेरिकी डॉलर थी, लेकिन पश्चिमी देशों ने विरोध किया। इस कारण से आईएमएफ की जो मुद्रा बनी वो एसडीआर बनी, जिसे हम लोग विशेष आहरण अधिकार बोलते हैं। ये क्या होती है? ये एक बही खाता प्रविष्टि होती है। ये वास्तविक रूप में कोई ऐसी मुद्रा नहीं होती है जिसे हाथ में लेकर के देखा जाता है, इसीलिए इसे कागजी मुद्रा या पेपर गोल्ड भी बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कि लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि। लघु एवं कुटीर उद्योग क्यों महत्वपूर्ण है भाई? लघु एवं कुटीर उद्योग महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है? चलिए
क्या उत्तर आ रहा है? आईएमएफ से सबसे पहले ऋण किसने लिया था? सभी लोग कमेंट करके बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सबसे पहले ऋण किस देश के द्वारा लिया गया था? भैया बता दीजिए, सभी लोग कमेंट करके बताइए क्या उत्तर आ रहा है। लाइक और शेयर तो करते रहो यार, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं। ठीक है, गांधी जी ने एक बात कही थी, कमेंट करके बताइए। गांधी जी ने एक बात कही थी, गांधी जी ने एक बात कही थी, बार बार आप लोग के पेपर में पूछा जाता है, तो बताइए। तो आईएमएफ, अगर जो आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ के द्वारा सबसे पहले जो ऋण लिया गया था वो किसके द्वारा लिया गया था? फ्रांस के द्वारा लिया गया था। ठीक है, और लघु एवं कुटीर उद्योग की बात हो रही है, लघु एवं कुटीर उद्योग की बात हो रही है। तो लघु एवं कुटीर उद्योग क्या करेगा कि ये बहुत सारे लोगों को रोजगार प्रदान करेगा, क्योंकि भैया लघु एवं कुटीर उद्योग मतलब हर व्यक्ति अपने फर्म का मालिक होगा। लघु एवं कुटीर उद्योग में क्या आ जाएगा? जैसे आप लघु एवं कुटीर उद्योग का उदाहरण क्या होगा? जैसे आप आटा चक्की लगा लें, तो आप आटा चक्की लगा लेंगे तो भैया उसके मालिक आप ही तो होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? जैसे आप मान लीजिए कि जो डलिया आती है, जो चंगेलियां आती हैं, उसका जो उसको जो बुनने वाले होते हैं वो भी लघु एवं कुटीर उद्योग से के अंतर्गत आ जाएंगे। बांस से जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं वो लघु एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक आपकी जो अगरबत्ती बनती है, जो आपकी धूप बत्ती बनती है, ये भी लघु एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत आ जाएगा। बीड़ी जो है वो भी लघु एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो लघु एवं कुटीर उद्योग क्या करते हैं कि बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। और महात्मा गांधी जी ने कहा था कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत का मोक्ष लघु एवं कुटीर उद्योग में निहित है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संबंधित है? कुटीर ज्योति योजना, क्या उत्तर आ रही भाई? क्या उत्तर आ रहा है? कुटीर ज्योति योजना इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1988-89 वाले वित्तीय वर्ष में इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए भाई बताइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कुटीर ज्योति योजना की जो शुरुआत होती है वो 1988-89 में होती है। और ये किससे संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत बल्ब उपलब्ध कराने के लिए 400 रुपए की सहायता प्रदान की गई। ठीक है, 400 रुपए की सहायता प्रदान की गई। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो याद रखिएगा कि कुटीर ज्योति योजना की शुरुआत 1988-1989 वाले वित्तीय वर्ष में हुआ था। और इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना था। विद्युत उपलब्ध के लिए 400 रुपए का सहायता प्रदान किया गया। ये केंद्र सरकार की योजना थी। अगला समष्टि अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र की दो शाखा होती है, एक होती है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा होता है समष्टि अर्थशास्त्र। क्या अंतर होता है भैया? अब आप थियरी अगर जो नहीं पढ़ रहे हैं तो जरूर पढ़िए, क्योंकि जब तक आपकी थियरी कवर नहीं होती है ना तब तक आप बहुत प्रकार की कंफ्यूजन में फंसे रहते हैं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है? तो देखिए, अगर जो हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाएगा, तो राष्ट्रीय आय क्या होगा? संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित है। जैसे प्रति व्यक्ति आय हो गया, तो ये भी संपूर्ण अर्थव्यवस्था से ही संबंधित है। लेकिन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसी एक इकाई का अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी एक व्यक्ति का अध्ययन किया जाए, किसी एक फर्म का अध्ययन किया जाए, किसी एक व्यक्ति का अध्ययन किया जाए, किसी एक फर्म का अध्ययन किया जाए, किसी एक उद्योग का अध्ययन किया जाए, किसी एक परिवार का अध्ययन किया जाए, तो ये क्या होगा? ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि जेएम किन्स के रोजगार सिद्धांत में अर्थव्यवस्था साम्य उस बिंदु पर होगा जहां पे, और
इकोनॉमिक्स की हमारी दूसरी क्लास आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलती है, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैचेज में एक रणनीति के तहत आपको इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जैसे कि आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स की थियरी आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, सिंपल सटीक साधारण भाषा में कंप्लीट आपको थियरी पढ़ाई जा रही है। कंप्लीट आपको मेरी खुद की हैंडराइटिंग का लिखा हुआ नोट्स भी दिया जा रहा है, ताकि एक तरफ आप थियरी पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, इसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही है लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट वहां से कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? इजी सी बात है यार, है कि नहीं? समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति समान हो, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और अब मैं सोच रहा हूं ना कि अब थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन लेकर के आया जाए, क्योंकि ये सब प्रश्न बहुत आसान है ना, बहुत आसान से ये प्रश्न है। अब थोड़ा सा, अब हम लोग इतने दिनों से प्रीवियस ईयर को देख रहे हैं, अब मैं सोच रहा हूं कि कल से आप लोगों के लिए मिक्स क्वेश्चन लेकर के आऊं, जिसमें कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी इंक्लूडेड हो, है ना, क्योंकि ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए तो हैं, लेकिन बड़े थोड़े आसान आसान टाइप के प्रश्न हैं। तो कल से मिक्स सेशन ही करते हैं। बाकी प्रीवियस ईयर के तो सब लगभग सभी क्वेश्चन करवा ही दिए गए हैं। और अगर जो आपने बैच ज्वाइन किया है, तो बैच में ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर विद एक्सप्लेनेशन मौजूद भी हैं, है ना, क्योंकि बहुत आसान, मुझे खुद ही लग रहा है कि बहुत आसान है। इतना आसान सेशन करने का आदत नहीं है हम लोगों को, है कि नहीं है? और अगर जो आपने बैच ज्वाइन किया है, तो ये सारी वीडियोस आपके बैच में जाएगी, और बैच में मैं अलग से प्रीवियस ईयर कराता ही हूँ। जो भी आपका बैच है, उस बैच में मैं प्रीवियस ईयर कराता ही हूँ, है कि नहीं है? तो सब लोग बताइए यस या नो करके कि अब कल से मिक्स क्वेश्चन मैं लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है ना, मिक्स क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ। क्योंकि आपका जो पेपर होता है ना, वो 3 भागों में डिवाइड होता है। एक बहुत आसान से प्रश्न होते हैं, जैसे कि आज के सेशन में जो आप प्रश्न देख रहे हैं। दूसरा मॉडरेट लेवल के प्रश्न होते हैं, ठीक है, और तीसरा कठिन लेवल के प्रश्न होते हैं। तो हम तीनों लेवल को अब हम लोग लेके चलेंगे, क्योंकि परीक्षाएं करीब है। और रही बात प्रीवियस ईयर की, तो आपके बैच में एप्लीकेशन पे प्रीवियस ईयर में करवाता ही हूँ, वहाँ भी करवाता हूँ। तो अब यूट्यूब पे प्रीवियस ईयर में नहीं करवाऊंगा, अब मैं आप लोगों को मिक्स क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, क्योंकि इन प्रश्नों में कोई दम नहीं है यार, इन प्रश्नों में कोई दम नहीं है, कोई भी दम नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अदृश्य व्यापार की एक दृश्य मदें होती हैं, एक अदृश्य मदें होती हैं। तो अदृश्य मदों में सेवाएं आती हैं, और दृश्य मदों में व्यापार आता है। तो अदृश्य मदों में बैंकिंग सेवाएं, पर्यटन से प्राप्त आय, जहाजरानी सेवाएं, बीमा सेवाएं, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ई कर लीजिएगा, इसमें सभी होंगे। अगला, कि भारतीय कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन संस्थागत साख का स्रोत नहीं है? बच्चों वाला प्रश्न है। एक होता है संस्थागत, दूसरा होता है गैर संस्थागत। गैर संस्थागत साख का स्रोत क्या होता है? गैर संस्थागत। तो गैर संस्थागत साख का स्रोत होता है, जैसे आपके महाजन हो गए, ठीक है, आपके महाजन हो गए, आपके साहूकार हो गए, आपके पड़ोसी हो गए, आपके रिश्तेदार हो गए, पड़ोसी हो गया, आपके रिश्तेदार हो गए, ठीक है, आपके रिश्तेदार हो गए। तो ये गैर संस्थागत साख के स्रोत हैं। और खास करके ये जो गैर संस्थागत साख के स्रोत हैं, ये आज़ादी के पहले थे, ठीक है। तो मतलब ये महाजन, साहूकार, पड़ोसी, रिश्तेदार, ये कोई संस्था थोड़ी होती। ये आज़ादी के पहले, जब आज़ादी के पहले हमारे देश में बैंकिंग प्रणाली उतनी ज़्यादा सुदृढ़ थी नहीं। तो जब उतनी ज़्यादा सुदृढ़ नहीं थी, तो लोग महाजन, साहूकार, पड़ोसी, रिश्तेदार से ऋण लेते थे। लेकिन जब हमें आज़ादी मिल गई, तो हमारे देश की सरकार ने ये सोचा कि भैया किसानों को ऋण मिलेगा नहीं, तो कैसे कृषि का विकास होगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? उसके लिए उन्होंने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की, सहकारी साख समितियों की स्थापना की, वाणिज्यिक बैंकों की स्थापना की, मतलब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं साहूकार एवं महाजन, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये पूछ रहा है कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। अगला, कि यदि फिशर के मुद्रा
परिमाण सिद्धांत में सभी चरों का मान 2 गुना कर दिया जाए तो कीमत स्तर क्या होगा। अब इजी सी बात है, मैं बहुत बार बताया हूँ कि फिशर साहब का मूल समीकरण क्या था। तो फिशर साहब का जो मूल समीकरण था वो था एम बी इज इक्वल टू पी टी, एम बी इज इक्वल टू पी टी, ठीक है। और फिशर का जो संशोधित समीकरण था वो क्या था, वो था एम डैश भी डैश प्लस एम भी इज इक्वल टू पी टी, ठीक है। क्या बोला था कि अर्थव्यवस्था में अगर जो मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जाएगी तो कीमत स्तर में 2 गुने की वृद्धि हो जाएगी, और कीमत स्तर में 2 गुने की वृद्धि होगी तो मुद्रा की वैल्यू यानी मुद्रा का मूल्य क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बच्चों वाला प्रश्न है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। अभी मैंने बताया कि प्रचंड बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी होती है जो खास करके कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, सबसे ज्यादा कृषि देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कि विकास के प्रारंभिक चरण में जनसंख्या विस्फोट मुख्यतः किस कारण से होता है ना। तो अब कल से हम लोग मिलेंगे तो अच्छे प्रश्न, ऐसा नहीं है कि आसान प्रश्न नहीं आएंगे, आसान प्रश्न भी लेके आऊंगा, मॉडरेट लेवल का भी लेके आऊंगा, और अच्छे थोड़े कठिन प्रश्न भी लेकर के आपके सामने मैं आऊंगा। तो कल से और मेहनत से जुड़िएगा, कल से और मजा आने वाला है ना। कल से और मेहनत से जुड़िएगा, कल से और मजा आने वाला है, ठीक है। कोई दम नहीं है इन सब प्रश्नों में, इन सब प्रश्नों को तो मैं इतनी बार कराया हूँ। अब चूंकि बच्चे जो होते हैं ना वो जिद पे आ जाते हैं कि सर जी प्रीवियस ईयर यूट्यूब पे भी करा दीजिए, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हम बैच में एडमिशन नहीं लिए हैं, तो आप यूट्यूब पे भी करा दीजिए। तो इसलिए मैं सोचता हूँ करा दूँ, लेकिन इसमें कोई दम नहीं है। ये सब प्रश्न तो मैं रोज अमूमन आप लोगों को किसी न किसी तरीके से बता ही तो देता हूँ, है ना। मुझे भी क्लास लेने में उतना मजा नहीं आता है क्योंकि आसान से प्रश्न होते हैं, है ना। एक स्टैंडर्ड होना चाहिए पेपर का, क्योंकि एक बात तो तय है कि हाँ, क्या क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, ठीक है, बी बोल रहे हैं, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा था, एक बात तो यार तय है कि मैं प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न आप लोगों को एक बार नहीं बहुत बार करवाया हूँ। और अगर जो आपने बैच में एडमिशन लिया है तो एप्लीकेशन पे ये सारी क्लासेस जाएंगी, बाकी मैं वहाँ पे अलग से भी प्रैक्टिस करवाता हूँ प्रीवियस ईयर का। तो आप बैच में हैं तो परेशान न होइएगा, आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे कल से हम लोग जब मिलेंगे तो मिक्स क्वेश्चन मैं लेकर के आता हूँ। अब इस प्रश्न में क्या बचा है भाई कि जनसंख्या विस्फोट मुख्य किस कारण से होती है। 3 चरण होते हैं। पहले चरण में क्या होता है कि जन्म दर ज्यादा होता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था अल्प विकसित होती है, लोगों के लोग हाँ, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था क्या होती है, अल्प विकसित होती है, तो लोग बच्चे भी पैदा ज्यादा करते हैं, लोगों के पास क्योंकि लोगों के पास शिक्षा नहीं होती है, जन्म दर भी ज्यादा होती है, मृत्यु दर भी ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन दूसरी कंडीशन जब आती है तो अब अर्थव्यवस्था का विकास थोड़ा सा ज्यादा हो चुका होता है, तो जन्म दर तो ज्यादा होता है लेकिन मृत्यु दर में कमी आ जाती है, क्योंकि अब शिक्षा स्वास्थ्य का थोड़ा बहुत विकास हो चुका है। तीसरी कंडीशन में क्या होती है कि अब अर्थव्यवस्था समृद्धि में आ गया है, जन्म दर भी कम हो जाता है और मृत्यु दर में भी कमी आ जाती है कि नहीं है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं कि मृत्यु दर में तीव्र गति से गिरावट आ जाती है, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। ये होता है जनसंख्या विस्फोट दूसरी अवस्था, और ये होता है जनसंख्या की आदर्श अवस्था, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी। अगला कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई। और देखिए जो लोग भी इतने दिनों से पढ़ रहे हैं ना, आप पेपर देने जाइएगा, अगर जो आप मुझे मेहनत से पढ़ रहे हैं और बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं या आप कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं और एग्जाम के दिन तक पढ़ते रहेंगे, मेहनत से आप पढ़ते रहिएगा, अगर जो सिलेक्शन नहीं होगा तो वो आपकी गलती की वजह से नहीं होगा। बाकी मेरे द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो मैं नहीं करवा रहा हूँ। अगर जो आप ठीक तरीके से मुझे एप्लीकेशन पे फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपकी करवाई जा रही हैं, बशर्ते मेहनत आपको करना है। क्या उत्तर आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर बी। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों मौजूद होते हैं, इजी सी बात है। अगला कि राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है, कहाँ पे स्थित है भाई, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो ये जयपुर में स्थित है। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पे स्थित है, जयपुर में स्थित है। अगला कि जुलाई 1991 में भारत में रुपए का अवमूल्यन किया गया, कितना प्रतिशत किया गया। अब आपसे प्रश्न पूछता है कि भारत में रुपए का अवमूल्यन कब किया गया, तो सबसे पहले रुपए का अवमूल्यन का मतलब क्या होता है, तो जानबूझ के मुद्रा की बाह्य मूल्य को कम किया जाता है, मुद्रा की बाह्य मूल्य को कम कर दिया जाता है
जिससे निर्यात सस्ता हो जाता है और आयात महंगा हो जाता है। भारत में रुपए का अवमूल्यन 3 बार किया गया, 1949 में किया गया, 1966 में किया गया और 1991 में किया गया। और जुलाई 1991 में भारत में रुपए का अवमूल्यन किया गया, कितने प्रतिशत किया गया? तो वो किया गया 10%। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं लगभग 10%, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला कि पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का जो संबंध है वो किससे है भाई बताइए? हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति एक प्रश्न पूछ दिया था, बहुत अच्छे लोग गलत कर दिए। हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध है फसलों से। हरित क्रांति का संबंध किससे है? फसलों से है, ठीक है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन से है। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक से है। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक से है, ठीक है। उसके बाद श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो दूध से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, बजट क्या होता है? बजट क्या होता है बताइए? बजट क्या होता है भाई? बच्चों वाला प्रश्न है। तो बजट क्या होता है? यह एक वार्षिक विवरण होता है जिसके अंतर्गत बजट क्या होता है? बजट सरकार हर साल प्रस्तुत करती है और इसी बजट के माध्यम से सरकार ये बताती है कि हमें कितना आय प्राप्त हुआ और हम कहाँ पे व्यय करने जा रहे हैं। तो बजट सरकार के वार्षिक आय का लेखा जोखा होता है। सो ऑप्शन नंबर बी। अगला कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? बच्चों वाला प्रश्न है, ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? पूछा जाता है। उद्देश्य था समावेशी विकास। समावेशी विकास, ठीक है। चलिए, तो 11वीं पंचवर्षीय एक योजना कब से? 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक चली थी। 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक चली थी, ठीक है ना। 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक चली थी। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चों वाला प्रश्न है, बहुत बार बताया हूं कि प्रारंभ में सीमांत उत्पादकता औसत उत्पादकता से कम बढ़ती है। कम नहीं बढ़ती है भैया, अधिक बढ़ती है। और इसमें पूछ रहा है कि गलत बताइए। अब इसके लिए आपको थियरी पढ़ना पड़ेगा, इसको 1-2 लाइन में समझा नहीं जा सकता है इसको, इसके लिए आपको थियरी पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूँ कि थियरी की क्लास जरूर किया करिए, थियरी की क्लास जरूर किया करिए। अगला प्रश्न है कि यदि सीमांत बचत 0.2 है तो गुणक का मान क्या होगा? गुणक इज इक्वल टू क्या होता है? K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC होता है। या आप ये भी कहते हैं कि K इज इक्वल टू क्या होता है? 1/1 माइनस MPS, सॉरी 1/MPS होता है। तो यहाँ पे सीमांत बचत प्रवृत्ति की बात की गई है, अर्थात MPS दिया गया है। MPS का मान कितना दिया गया है? MPS का मान 0.2 दिया गया है। तो रख लीजिए इसमें कि K इज इक्वल टू 1/0.2, ठीक है। ये दशमलव हटा दीजिए, ऊपर 0 चला जाएगा, 5 दूना 10, तो क्या उत्तर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 5 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की पुस्तक का नाम क्या था? श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने एक पुस्तक लिखा और इसी में इन्होंने अपूर्ण प्रतियोगिता की व्याख्या की थी। अपूर्ण प्रतियोगिता की व्याख्या की थी। तो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की जो पुस्तक का नाम था द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, और इसी में इन्होंने अपूर्ण प्रतियोगिता की बात की थी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न ये रहा कि अनाज की कीमत ऊंची इसलिए नहीं है कि लगान ऊंची है, बल्कि लगान ऊंची है इसलिए कि अनाज की कीमत ऊंची है। ये स्टेटमेंट किसका है? ये तो बच्चों वाली बात हो जाएगी भाई। ये डेविड रिकार्डो को अगर जो आपने पढ़ा होगा तो जानते होंगे। डेविड रिकार्डो ने क्या बोला? बोला कि भैया भूमि की उर्वरा शक्ति अलग अलग होती है। जो भूमि जितना ज्यादा उर्वरक होगी वो उतना ज्यादा लगान देगी, जो भूमि कम उर्वरक होगी वो कम लगान देगी। अगला प्रश्न ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको एग्जामिनेशन हॉल में फंसा सकता है। ये एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या कर सकता है? फंसा सकता है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? कोई बात नहीं कर पा रहा है। चलिए, तो इजी सी बात है, रॉबिन्सन ने भौतिक परिभाषा नहीं दिया था, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने दुर्लभता की परिभाषा दिया था। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि अर्थव्यवस्था में
किसी अर्थव्यवस्था में अनेकों वस्तुएं होती हैं, लेकिन अर्थशास्त्र दुर्लभ वस्तुओं का अध्ययन करता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, प्रबल प्रयास सिद्धांत किसने दिया था? रोजेस्टीन रोडान ने दिया था। बच्चों वाली बात है, बहुत बार बताया हूं कि प्रबल प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत रोजेस्टीन रोडान ने कहा था कि अल्प विकसित देशों में उस देश की प्रति व्यक्ति आय इतनी कम होती है कि जीवन निर्वाह के बराबर प्रति व्यक्ति आय हो जाती है, जिससे लोग केवल रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर पाते हैं और लोगों की निवेश क्षमता कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को बड़े पैमाने पे क्या करना चाहिए? अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ाना चाहिए, जिससे जब निवेश बढ़ेगा तो एक तरफ मांग बढ़ेगा तो दूसरी तरफ पूर्ति बढ़ेगा, मांग व पूर्ति बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा तो देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो देश आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और देखिए, आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है और वहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स के सभी कंटेंट सिंपल, सटीक, साधारण भाषा में प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट अर्थात थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक बहुत प्रकार के कंफ्यूजन की स्थिति में आप बने रहते हैं। तो इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जा रहे हैं और अलग अलग बैच में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट थियरी अर्थात कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। इसकी लाइव क्लास होती है। लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है। इसके अतिरिक्त कंप्लीट आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स का नोट्स भी दिया जा रहा है। मेरी खुद की हैंड राइटिंग के द्वारा तैयार किया हुआ नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि एक तरफ आप थियरी को पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ हो रही है, गलती क्यों हो रही है, इसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस करवाई जा रही है। अगर जो इतने सारे माध्यम से आप प्रैक्टिस करेंगे, इतने सारे माध्यम से इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे, तो भाई प्रश्न कहाँ से बनेंगे? सब कुछ आपका यहीं से कवर हो जाने वाला है, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको एडमिशन मिलता है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको एडमिशन मिलता है। इट मींस अगर जो आप एक बार कोर्स को परचेज करते हैं तो वर्तमान परीक्षा में तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ इन फ्यूचर में जब भी कोई नई वैकेंसी आएगी और उसके लिए जब भी कोई नया बैच प्रारंभ होगा, आपको ऑटोमेटिक बैच में ऐड कर दिया जाएगा। आपको अलग से फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन ओपन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स परचेज कर सकते हैं, या अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश में टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, जीआईसी लेक्चरर के लिए, एलटी ग्रेड के लिए, बीपीएससी टीआरई के लिए बैच मिल जाएगा। बिहार में सेट और बेट के लिए बैच मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में वर्ग 1, वर्ग 2, मध्य प्रदेश में सेट के लिए बैच मिल जाएगा। उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए बैच मिलेगा, यूजीसी नेट का बैच मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ में सेट, झारखंड में टीजीटी, झारखंड में पीजीटी, D+SB, अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एमबीएस, केबीएस, आपको सारे बैचेज आपको यहाँ पे सिस्टमेटिक वे से मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर जो किसी भी प्रकार की इंक्वायरी है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़िए, आगे बढ़िए। नमस्कार, धन्यवाद।